देश में किसान आंदोलन जोर शोर से चल रहा है और दिल्ली के आसपास के इलाकों से अब ये देश के दूसरे हिस्सों में फैल रहा है और उसी समय बहुत सारे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर के पक्ष और विपक्ष में बहुत तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मुकेश असीम जी। मुकेश असीम जी बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय से सक्रिय हैं, काम करते हैं, आईटी सेक्टर के अच्छे जानकार हैं और देश के बाहर जो आर्थिक गतिविधियां हैं, नीतियां हैं, उस पर ही पैनी नजर रखते हैं। तो आज हम मुकेश जी से बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान आंदोलन है उसका आर्थिक पक्ष क्या है, दिशा क्या है, दशा क्या है। तो मुकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि जो किसान आंदोलन है इसके स्वरूप को आप कैसे देखते हैं? 60, 70, 80 के दशक में कृषि का उत्पादन कम था, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी, तो एमएसपी भी सरकार देती थी और बाजार में भी बहुत बार एमएसपी से दाम ज्यादा रहता था। तो हम्म। किसानों के सामने दो रास्ते थे। अगर उनको एमएस दाम किसी वजह से कम हो जाता था तो एमएसपी के जरिए दाम मिल जाता था, और अगर बाजार में दाम ज्यादा होता था तो वो लोग एमएसपी के बजाय बाजार में बेच लेते थे। तो हम्म। दोनों तरह से उन्हें लाभ मिलता था। ये 80 के दशक तक ये हरित क्रांति का ये लाभ किसानों को मिला। हम्म। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पूंजीवाद में जो नवउदारवादी नीतियां आई और साथ में कृषि में उत्पादन बढ़ा, तो हम्म। कृषि में उत्पादन बढ़ने के बाद, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में जो बाजार की अर्थव्यवस्था है हम्म। उसका नियम ही है कि उसमें दामों का उतार चढ़ाव होता है, और वो हम्म। उतार चढ़ाव हम्म। डिमांड और सप्लाई के बैलेंस के ऊपर होता है, मांग और पूर्ति के बैलेंस के ऊपर होता है। हम्म। और कृषि का उत्पादन तो बढ़ गया, खासतौर पर गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन काफी बढ़ गया, हम्म। क्योंकि इनकी एमएसपी मिलती थी तो किसानों ने इन पर केंद्रित किया। इसके हम्म। बजाय देखिए दलहन तिलहन की उपज कम हो गई, वो हम्म। आयात करना पड़ता है, लेकिन हम्म। गेहूं और धान की उपज काफी बढ़ गई। हम्म। और उसकी जो मांग है भारत में, हम्म। हम मांग की बात कर रहे हैं, जरूरत की नहीं। पूंजीवाद हम्म। में लोगों की जरूरत क्या है उससे आर्थिक व्यवस्था नहीं चलती, हम्म। मांग से चलती है, लोग कितना खरीद पा रहे हैं। हम्म। तो आज हमारे देश में आज स्थिति, खासतौर पे पिछले 10-12 साल में संकट ज्यादा क्यों हुआ है कि जरूरत है लोगों को, देश में भुखमरी है आज भी, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। हम्म। 75% जनसंख्या देश की पूरी तरह से सही संतुलित भोजन नहीं ले सकती है, लेकिन हम्म। उसकी खरीदने की भी स्थिति नहीं है। हम्म। और इसलिए सरकार जितना एमएसपी पर खरीदती है, हम्म। उसमें से ही उसके पास एफसीआई के गोदामों में इस समय 7.5 करोड़ टन गेहूं हम्म। और चावल इकट्ठा है। हम्म। तो इसलिए अब सरकार भी सारा खरीदने से हिचक रही है, और हम्म। बाजार में भी क्योंकि मांग नहीं है तो सीधा व्यापारी भी। तो इसलिए खुले बाजार में हम्म। जो पूंजीवाद का नियम है, हम्म। उससे एक समय जहां किसानों को उसके बढ़ने का लाभ मिल रहा था, वहां अब उससे उल्टा उनको ना बिक पाने का ये मिल रहा है, और इसलिए उनको कम दाम पर बेचना पड़ रहा है। तो किसानों के सामने एक तो बड़ी समस्या ये है कि हम्म। पूंजीवाद की जो बाजार में जो दामों का उतार चढ़ाव है, जो हम्म। मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, वो उनके विरुद्ध चला गया है। हम्म। और खास तौर पे ये पूरे दुनिया के बाजार में ये स्थिति है। पूरे दुनिया के बाजार में जो गेहूं है आज, वो 1400 से 1500 रुपए क्विंटल पर अवेलेबल है। हम्म। तो पूंजीपति कहता है कि मैं 1900 रुपए पे क्यों खरीदूं, इससे अच्छा मैं बाहर से आयात कर लूंगा, ऑस्ट्रेलिया से मंगाना मुझे 1900 रुपए से सस्ता पड़ेगा। बीच के सालों में हमने देखा है भारत में हम्म। खूब गेहूं होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया, क्योंकि हम्म। ऑस्ट्रेलिया से मंगाने के बाद भी हमारे बड़े पूंजीपति को वो सस्ता पड़ता है एमएसपी के मुकाबले। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ हम्म। आकर समस्या अटक गई है। जी, जी, जी। अच्छा, एक टर्म इस्तेमाल होता है आमतौर पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अति उत्पादन। और अति उत्पादन हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अति उत्पादन का मतलब ये नहीं होता कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैदा हो गया। अति उत्पादन का मतलब ये होता है कि जितना बाजार में मांग है उससे ज़्यादा उत्पादन हो गया। तो क्या ये खेती के जो उत्पाद हैं, अनाज है, इसको क्या हम ये माने कि ये अति उत्पादन वाली स्थिति में पहुंच गया है? हाँ, वही वही हमने वर्ल्ड बैंक का पीछे एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ ही दिन पहले, उसमें बताया हम्म। गया कि भारत की 75% जनसंख्या हम्म। खुद गांवों की, क्योंकि हम्म। गांवों में सब सब अनाज उपजाने वाले नहीं है, गांवों हम्म। के अंदर भी 55% जनसंख्या भूमिहीन है।
जिसको खुद खरीद के खाना होता है। और जो हम्म किसान है हमारे देश में, उन किसानों का भी 86% ऐसा है जिसमें से जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, बल्कि 67% तो ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो उन्हें खुद एक दो फसल उगाते हैं, बाकी सामान उन्हें खाद्य उत्पादन खरीदना पड़ता है। लेकिन इन सबकी स्थिति यह है कि जितनी जरूरत है इनकी खाद्य संतुलित भोजन की, ये उसको इतनी आमदनी उनकी नहीं है कि वो उतना खरीद सकें। तो जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन जितना बाजार में लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं, और खास तौर पर जब से इस नई सरकार ने ये नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन ये सब किया, उससे जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली है और आर्थिक संकट आया है, तब से करोड़ों करोड़, दसियों करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनको एक्चुअली अपना खाने तक की जरूरत में कटौती करनी पड़ रही है, खाने तक का सामान खरीदने में कटौती करनी पड़ रही है। तो इसलिए एक एक समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जो हमने बात की, किसान है, मतलब गांव में जो कुल जनसंख्या है उसका 45% ही किसान है। उस 45% में से भी जो 2/3 है वो 1 हेक्टेयर से कम उनके पास जमीन है, और 19% के पास 2 हेक्टेयर से 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। यानी कुल 86% छोटे और सीमांत किसान है। इनका खेती में किसी तरह काम नहीं चल पा रहा है, और इसलिए हम लोग पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं कि इनमें से बड़े पैमाने पर लोग धीरे 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 या तो गांव में ही दूसरे रोजगार में लग रहे हैं, या शहरों में उद्योगों में चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये लोग सिर्फ खेती के मुकाबले, सिर्फ खेती के बल पर ये अपना जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि आज किसान को भी सिर्फ वो गांव में ही वो सिर्फ अनाज पैदा कर लेगा और गांव में ही जुलाई से कपड़ा बनवा लेगा, ये कर लेगा, वो नहीं, उसको खुद बाजार से बहुत कुछ खरीदना पड़ता है। तो बाजार से खरीदना पड़ता है तो बाजार में बेचना भी पड़ता है, लेकिन बाजार में बेचने के लिए उसके पास इतनी उपज होती ही नहीं है। 1 हेक्टेयर वाला जो किसान है, अगर वो सारी जमीन पर गेहूं भी लगा लेगा तो अपनी कितने क्विंटल गेहूं बेच पाएगा अपनी जरूरत से ऊपर। इसलिए उसको जो पैसा चाहिए, उसको या तो पार्ट टाइम मजदूरी करनी पड़ती है कहीं जाके, या कुछ और काम करना पड़ता है, या वो कुछ सीजन में अपना काम करके बाकी सीजन में जाके मजदूरी करता है। तो अब समस्या क्या खड़ी हो गई है, पिछले 4-5 साल में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उससे बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी फैली है, उससे ये जो रोजगार के लिए वो बाहर जाते थे, वो जाना तो बंद हो ही गया है, बल्कि इस साल इस लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर जो इन परिवारों के लोग शहरों में कुछ काम धंधा कर रहे थे, उनको अपने गांवों में वापस लौटना पड़ा। तो बाहर से इनकम बिल्कुल बंद हो गई है। खेती में इनकम पहले से ही समस्या थी, और बाहरी जो रोजगार है वो बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण आबादी है, उसके ऊपर एक भयंकर संकट आ खड़ा हुआ है। ये अधिकांश जो खेत मजदूर है और जो ये छोटे सीमांत किसान है, इन सबके ऊपर ये संकट पहले से था, पिछले 3-4 साल में भयानक तौर पे बढ़ा, और इस साल वो अति पर पहुंच गया। अच्छा, इसी से लोगों के सामने जी 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 बोलिए। भूखे मरने की स्थिति आ गई है। ये मतलब ये सिर्फ कृषि का संकट नहीं है, हमारे पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का संकट है, जिसने लोगों को इस हताशा की स्थिति में पहुंचा दिया है कि उनके सामने यही रास्ता बचा है कि आके बैठेंगे, कुछ नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन कोई उपाय नहीं है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो लोग इस हालत में आके बैठे हैं। अच्छा, हमें इस आंदोलन को जो समर्थन मिल रहा है विभिन्न जगहों से, उसके पीछे ये कारण है, उसके पीछे ये कारण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल आने के पहले किसानों की स्थिति अच्छी थी और बिल आने से ही खराब होगी। बिल आने से निश्चित रूप से उनके खराब होने की, लेकिन बिल आने के पहले भी उनकी स्थिति खराब ही थी, और एमएसपी से ज्यादातर किसानों को अभी तक भी लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन आपको मैं रुकूंगा, मैं आपके इसी सवाल पर जो अभी आप बोल रहे हैं, इस पे मैं एक सवाल के बाद आना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा ये था, सबसे जो आप कह रहे हैं इस पे भी मैं इसके बाद आऊंगा। अभी एमएसपी को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ, समर्थन मूल्य को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में आज अभी तक जो समर्थन मूल्य पर बिक्री हो रही थी, वो महज 6% की बिक्री थी जो समर्थन मूल्य पर हो रहा था, और वो भी हरियाणा और पंजाब के किसानों को उसका फायदा मिल रहा था, देश के बाकी हिस्से में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं था। अब एमएसपी को लेकर के शुरू हुआ ये आंदोलन
कितनी दूर तक जाएगा, कितने मुद्दों को अपने भीतर समेट पाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो अभी जो आंदोलन का केंद्र है, हम्म। उसमें जो मुख्यतः मांग है वो बिलों को समाप्त करने की मांग है, लेकिन आखिर में उसके पीछे जो मुख्य मुद्दा है, अगर सारी बातचीत का देखिए तो यही है कि भाई उसको उपज का दाम चाहिए, कि हम्म। एमएसपी चाहिए, और एमएसपी को, बल्कि इतना एमएसपी नहीं, बल्कि वो एमएसपी को बढ़ाना चाहते हैं। हम्म। कहते हैं कि हमें 50% लाभ मिलना चाहिए, हम्म। और सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट जो लागत है जो हम खरीदते हैं उसमें डालने के लिए उपज में, सिर्फ उतने का ही नहीं, हमारी जमीन का जो रेंट होता है बाजार में, जितना रेंट है और हम्म। जितनी पूंजी हमारी लगती है, उसको भी हमारी लागत में जोड़ के तब 50%। तो मांग मुनाफे की है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। लेकिन मुनाफा, हम जानते हैं मुनाफा तो उसी को होता है जो मजदूरी लगा के खेती करता है, जो हम्म। खुद अपनी मेहनत से, जो परिवार, जो छोटे किसान, जिन 86% किसानों की हमने बात की, हम्म। उनको तो अपनी मजदूरी भी नहीं निकलती है, इसलिए उनको मुनाफा नहीं हो सकता है, उनको कभी हम्म। मुनाफा नहीं हो सकता है। हम्म। जो अपनी ही मजदूरी लगाता है, मुनाफा होता ही तब है जब दूसरे की मजदूरी खरीदी जाए, मजदूर हम्म। लगाया जाए। हम्म। मजदूर से आप उत्पादन कराएं और हम्म। उसको मजदूरी उससे कम मिले, तो वही मुनाफा है पूंजीवाद में। तो हम्म। इसलिए जो मुख्य मांग है, हम्म। ये निश्चित रूप से बड़े किसानों की, जिनको एमएसपी का लाभ मिल रहा है, उनकी मांग है। हम्म। लेकिन जो बाकी छोटे किसान हैं, हम्म। उनको लग रहा है कि अ, अगर ये बड़े किसान ही बर्बाद हो जाएंगे तो हम तो उससे पहले बर्बाद होंगे। एग्जैक्टली। तो हम्म। वो भी, तो एमएसपी से उनको चाहे डायरेक्ट लाभ उतना ना भी हो, लेकिन हम्म। उनको अभी लग रहा है कि ये हम हमारे पास जो अभी किसी तरह जिंदा रहने का ठिकाना है, ये भी नहीं हम्म। रहेगा। यानी कि हम ये कह अभी भी सकते छोटे हैं। किसानों को। जी। हम ये कह सकते जी, हैं कि खेती किसानी जो पहले से ही संकटग्रस्त है, तो जो छोटे किसान हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को इस आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल और जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, कि हम देखते हैं कि आंकड़े कहते हैं इस देश में 28 किसान डेली आत्महत्या करते हैं। 10,000 से कम, शायद 9,000 के आसपास किसानों की जो सालाना आमदनी है वो अभी तक ये कैलकुलेट की जा रही है। तो एक बात तो साफ है कि खेती किसानी का संकट पिछले बहुत सारे सालों से है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। तो ऐसी सूरत में कि किसानों के साथ ही संकट पहले से चला आ रहा है, क्या ये जो कानून है किसानों के, क्या इन्होंने किसानों के लिए उत्प्रेरक का काम किया है? हाँ, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। एक एक तरह से देखिए कि भारत में अभी जो कुल कृषि की आय है, वो भारत की कुल आय का सिर्फ 14% है, हम्म। और कृषि पर निर्भर है 45% लोग। हम्म। तो एक तरह से देखिए तो ये, इस स्थिति में, जब तक देश में आर्थिक तरक्की होकर लोगों को वैकल्पिक रोजगार का मौका नहीं हो, जो हम्म। खेत मजदूर लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, अभी हम्म। आत्महत्या कौन करता है? हम्म। आत्महत्या कोई 8, 10, 12 हेक्टेयर वाला किसान नहीं करता है। वो हम्म। लोग जो आत्महत्या नहीं करते, ये जो छोटे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं, क्योंकि एमएसपी की जब घोषणा होती है तो इनको लगता है कि शायद शायद इस बार हमारी भी फसल अच्छी हो जाएगी और एमएसपी से हमें भी मुनाफा हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए ये भी भाड़े, इनको मशीनरी भी भाड़े पर लेनी पड़ती है, ट्रैक्टर किराए पे लेना पड़ता है, सब कुछ सूद हम्म। पे इनको खाद लेना पड़ता है, बीज लेना पड़ता है, कीटनाशक लेने पड़ते हैं। तो ये सूद पे लेके ये भी पूंजी लगा के, चाहे बैंक से ले, चाहे साहूकार से ले, चाहे अड़तिये से ले, भारी सूद के ऊपर, तो ये भी सोचते हैं कि शायद एमएसपी से हमें फायदा होगा। हम्म। लेकिन कई बार होता है, लेकिन उसमें बाजार में संकट बहुत ज्यादा है। पता चला हम्म। कि फसल ठीक हुई, लेकिन दाम गिर गए। हम्म। पता चला कि ओला पड़ गया। पता हम्म। चला कि कुछ बीमारी लग गई, हम्म। और आपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लगा के नकदी फसल उपजाई है कि मुझे भी एमएसपी से फायदा हो जाएगा, या फसल फिर नहीं बिकी, हम्म। बीमा भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये, जिसमें ये 2-4 लाख जो सूद पे लेके लगाता है, हम्म। या घर में कोई बीमार हो गया, जो छोटा हम्म। किसान है और मजदूर है, उसको तो घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो सब कुछ चला हम्म। गया, सूद पे हम्म। लेना पड़ेगा। तो हम्म। इनके सामने ये स्थिति आती है
कि अब क्या करें इस स्थिति में। तो इसलिए जो छोटे किसान और खेत मजदूर हैं, जितनी हम आत्महत्या की खबर सुनते हैं, चाहे महाराष्ट्र में सुने, चाहे गुजरात में सुने, चाहे पंजाब में सुने, चाहे उत्तर प्रदेश में सुने, ये छोटे वाले किसान होते हैं जिनकी स्थिति कीमत एक्चुअली है नहीं, लेकिन जो उधार पे पूंजी लेके लगाते हैं इस ये सोच के कि शायद मुझे इस बार मुनाफा हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इतना संकट आ जाता है वो नहीं होता है। तो असल में इन लोगों की समस्या को वर्तमान स्थिति में, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें योजना इस आधार पे बनती नहीं है कि समाज के सब तबकों की जरूरत कैसे पूरी हो, इसलिए एग्जैक्टली। इस व्यवस्था में ये समस्या दूर हो ही नहीं सकती है। समस्या दूर होने का एमएसपी लगता है, लेकिन एमएसपी इसका समाधान नहीं है। अभी मान लीजिए किसानों की मांग है कि एमएसपी का कानून बना दिया जाए कि जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको सजा होगी, तो क्या होगा? अब जो वास्तविकता है, सरकार के पास ऑलरेडी एफसीआई के गोदाम में 7.5 करोड़ टन भरा हुआ है। सरकार अभी तक जितनी खरीद करती है, अगर उतनी ही करती रहे तो अभी भी आज की तारीख में भी बाकी उपज तो दूसरे खुले बाजार में ही बेची जाती है। तो अगर ये नियम बना दिया जाए, मान लीजिए कानून बना दिया जाए कि कोई एमएसपी से नीचे नहीं खरीद पाएगा, तो लेकिन क्या ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता है कि किसी को कहा जाए कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा, वो खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा? हाँ, तो ये जो समस्या है इसका कोई उपाय नहीं है जब तक। दूसरी बात ये है कि सरकार खरीदेगी तो करेगी क्या? क्या उसको वापस पूंजीपतियों को बेचेगी? तो समस्या का जो समाधान है, अगर एक तार्किक अर्थव्यवस्था हो तो उसमें समाधान है कि सरकार ये जिम्मेदारी ले कि हम कृषि को उन्नत करेंगे, उसको बड़े पैमाने पर करेंगे। एक तो सामूहिक किया जाए, 1-1, 2-2 हेक्टेयर से कुछ हो नहीं सकता है। किसानों को सामूहिक सहकारी जिस खेती के आधार पर, तब उनकी लागत कम हो सकती है। दूसरी बात कि उसको सारे को सरकार खरीदेगी और दूसरी तरफ समस्त जनता को बेचेगी भी सरकार ही। तब पूंजीपति को, अगर वास्तव में किसान आंदोलन ये कहता है कि बिचौलियों को खत्म करना चाहिए, तो भारतीय भी बिचौलिए ही हैं। तब मंडी व्यवस्था को खत्म करने की मांग करनी चाहिए कि संपूर्ण जो खाद्यान्न बाजार है उसका राष्ट्रीयकरण कर दो, तो सरकार ही सारे को खरीदेगी, सरकार ही जनता को बेचेगी निश्चित दाम पर। लेकिन अभी इस व्यवस्था में हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये अलग सोचने की बात है, लेकिन इसके अलावा क्या समाधान हो सकता है? लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो एमएसपी की मांग से आंदोलन शुरू हुआ था वो इन तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने तक पहुंचा है, और बड़े किसान जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था उनके साथ देश के जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो भी आके खड़े हुए हैं। लेकिन चाहे एमएसपी को लागू करने की बात हो, चाहे इन तीनों कानूनों के पूरी तरह से खत्म किए जाने की बात हो, अगर ये आंदोलन पूरी तरह कामयाब होता है तो भी क्या खेती किसानी की समस्या कहीं से किसी भी लेवल तक या किसी भी न्यूनतम स्तर तक हल होती हुई नजर आती है, अगर ऐसा ये आंदोलन कामयाब हो जाता है अपनी वर्तमान मांगों के साथ? तब देखिए, इस आंदोलन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसने देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनके खिलाफ जनता को ला खड़ा किया है। ये इसका सबसे अच्छा पहलू है। उधर ध्यान इसने केंद्रित किया कि कैसे वो समस्त जनता को लूट रहे हैं, समस्त मेहनतकश जनता को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन कृषि बिल को वापस ले लेने से किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती, किसानों की मुक्ति का काम पूरा नहीं होता, क्योंकि ये तो कृषि बिल जब तक नहीं थे उसके पहले ही आत्महत्याएं उसके पहले से जारी हैं। कृषि बिल सिर्फ समस्या को तेज कर रहे हैं, कृषि बिल समस्या को पैदा नहीं कर रहे हैं। उसके पहले से किसानों का संकट जारी है, तो सिर्फ कृषि बिलों की समाप्ति से वो हल नहीं हो सकता है। वो तो तभी हल हो सकता है जब एक समाज इसकी जिम्मेदारी ले कि समस्त कृषि उत्पादन को, तो कृषि का आधुनिकीकरण करके समस्त कृषि उत्पादन को खरीदा जाएगा और आगे उसको सरकार आगे समस्त ग्राहकों को पहुंचाएगी। साथ में जो पूरे देश का औद्योगिकरण आधुनिकीकरण को तेज करते हुए समस्त जनता के लिए जो बहुत सारे छिपे हुए बेरोजगार खेती में मौजूद हैं
छिपे हुए बेरोजगार कहना चाहिए, बेरोजगारी को बड़े पैमाने पर भारत में खेती के अंदर छिपाया गया है, तो उनके लिए सार्थक रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। साथ में जो किसानों के ऊपर जो सबसे बड़ा संकट है कि शिक्षा, इलाज, ये सारी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि जो उनको एमएसपी से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक इलाज की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी समाज ले तो किसानों के जो खर्च है, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी तब पूरा हो सकती है। सवाल ये है कि क्या ये वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा किया जा सकता है, क्या वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा करेगी? क्योंकि ये निश्चित रूप से पूंजीपतियों का शासन है। सरकार निश्चित रूप से पूंजीपतियों के लिए, और सिर्फ अडानी अंबानी क्यों कहा जाए, अडानी अंबानी टाटा सब 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 जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको लाभ देने के लिए तो सरकार नीति बना ही रही है। ये बात तो किसानों की गलत नहीं है, ये बात किसानों की बिल्कुल सही है। तो क्या सरकार पूंजीपतियों के लाभ की नीति छोड़ के समाज की आवश्यकताओं को पूरी करने की आर्थिक नीति वर्तमान व्यवस्था में बनाई जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एमएसपी की मांग पूरी हो जाए या तीनों कानूनों को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए, खेती किसानी पे जो संकट पिछले कम से कम 3 दहाई से साफ-साफ दिख रहा है, उसमें कोई कमी आने की संभावना नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। यही कह सकते हैं कि मतलब उसकी जिस गति से वो बढ़ रहा था, उस गति से बढ़ता रहेगा। और सिर्फ अगर ये सरकार ने कानून भी लागू होता है एक तीनों, तो उस गति को और तेजी आएगी। खेती किसानी में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आत्महत्याएं करते हैं, वो तेज हो जाएगा, उनकी आमदनी तेजी से घटेगी। तेज हो यानी जाएगा। कि किसानों की जो आशंका है कि इन तीनों के कानूनों के आने के बाद उनकी तबाही और तेज होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होना ही होना है। पर अगर ये कानून नहीं भी होते हैं, तो भी उनकी तबाही धीमी गति से ही होनी ही है। ऐसा हम कह सकते हैं शायद। हाँ, हाँ, पहले से जारी है और अच्छा, एक चल रही इसी है। और ये बाजार अर्थव्यवस्था में छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी खा जाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, वो ये सच्चाई तो इससे नहीं बदलने वाली। नहीं बदलने वाली। एक बात और यहाँ पे सोचने वाली है कि पिछले 1 साल में अगर हम देखते हैं, तो करीब 15 लाख कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के लोगों ने हड़ताल किया, रेलवे की हड़ताल लगातार हो रही है। शिक्षकों ने बिहार में लगभग जिनकी संख्या 4 लाख से ज़्यादा है, उन्होंने लंबे टाइम तक हड़ताल किया और स्टेट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और ऐसी लड़ाइयों की अगर हम फ़हरिस्त देखते हैं, तो पूरे देश में मौजूद है। लेकिन एक कमी नज़र आती है कि ये तमाम लड़ाइयाँ अलग-अलग लड़ी गईं और ये सारे एक साथ नहीं आते। खेती किसानी को लेकर के हम देखते हैं कि दिल्ली में जो मूवमेंट शुरू हुआ और जो आज बड़ी चर्चा में है, वो पूरे देश की हमदर्दी है किसानों के साथ। उसमें जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लोगों का सवाल उठाया गया, या कि सीएए प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का सवाल उठाया गया, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए हैं, जिनको जेल में डाला गया है, तो किसान आंदोलन के भीतर से ही ये विरोध पैदा हुआ कि हमें इनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये जो एक टेंडेंसी नज़र आ रही है, क्या ये इस तरह के आंदोलनों की एक नाकामयाबी या असफलता नहीं है? बिल्कुल है। उसमें आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दिशा के लोग शामिल हैं। तो बहुत सारे जो जो आर्थिक संकट उनके सामने हैं, वो उनको एक जगह ले आया है। ये बात सही है। वो उनको वर्तमान सरकार और पूंजीपतियों के सामने खड़ा कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इस आंदोलन में, और जो दूसरे हड़तालों का, आंदोलनों का आपने जिक्र किया, वो उसमें जो विभिन्न संगठन हैं, उनका जो राजनीतिक और सामाजिक विचार है, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। उसमें बहुत सारे प्रगतिशील विचार रखने वाले लोग हैं, तो नहीं भयंकर प्रतिक्रियावादी विचार रखने वाले लोग भी हैं। अभी इस आंदोलन में ही खाप भी शामिल हैं, और वो खापों का सामाजिक भूमिका क्या है, और गांवों में जो संबंध है भूमि मालिक लोगों के और भूमिहीन लोगों के, और जिसमें फिर आके जातिगत अत्याचार और ये सब सवाल उठ जाता है उसमें, तो विभिन्न विचारों के लोग शामिल हैं, तो इसलिए वो अंतर्विरोध इन आंदोलनों में बने हुए हैं। तो ये जब तक ये सिर्फ तात्कालिक आर्थिक ही नहीं, बल्कि ये पूरा बाजार अर्थव्यवस्था का सवाल है
ये पूरी बाजार अर्थव्यवस्था लोगों को मेहनतकश जनता को निगलती जा रही है। इस विचार पे, इस राजनीतिक आर्थिक विचार पे लोग नहीं आएंगे तब तक ये बना रहेगा, ये अंतर्विरोध इसमें बने रहेंगे। लेकिन इसको इस रूप में तो हम देख सकते हैं ना कि सत्ता के विरोध में या सत्ता जो कुछ कर रही है उसके प्रति जो असंतोष है वो किसानों के, मजदूरों के या तमाम तरह के लोगों के बीच में मौजूद है और वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, जिन आंदोलनों का हमने जिक्र किया। अब इस तरह के बिल्कुल असंतुष्ट लोग अगर एकीकृत होकर के अपने आंदोलनों को एक साथ नहीं जोड़ते हैं तो उनके आंदोलनों के कामयाब होने की संभावना ना के बराबर रह जाती, जो कि हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी असल में राजनीतिक रूप से जो सबसे अगुआ वर्ग दुनिया में आज के पैमाने पर है वो मजदूर वर्ग रहा है। और वो मजदूर वर्ग ही ऐसा कार्यक्रम ला सकता है जिसमें वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि जितने तमाम ऐसे मेहनतकश वर्ग हैं, उत्पीड़ित वर्ग हैं, उन सब के लिए कार्यक्रम बनाए और उन सबको एक जगह इकट्ठा करे। ये ये काम मजदूर वर्ग कर सकता है। और मजदूर वर्ग हमारे देश का, उसकी जो राजनीति है वो पिछले 3-4 दशक में उसके अंदर जो बिखराव आया है और जो दिशाहीनता है कि उसने अपने आंदोलनों को सिर्फ तात्कालिक कुछ वेतन बढ़वाने और कुछ बोनस मिल जाने और कुछ यहाँ तक सीमित कर दिया, ट्रांसफर, पोस्टिंग और यहाँ तक के लिए सीमित कर दिया। तो इसलिए ये जो राजनीतिक नेतृत्व है, ये तमाम जो असंतुष्ट वर्ग हैं, इनको नेतृत्व देने का काम जो श्रमिक वर्ग ने करना चाहिए, जो सबसे, क्योंकि श्रमिक वर्ग ही सबसे ज्यादा लड़ाकू होता है क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता। तो वो राजनीतिक रूप से पूरी पूरी दुनिया का यही है, ये कोई भारत की अलग कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में ये मजदूर वर्ग है जो सबसे अगुआ राजनीतिक भूमिका निभाता है, जो सबसे जुझारू ढंग से लड़ता है। और वही वर्ग है जो वास्तव में ये तमाम मेहनतकश जनता को इस काम में नेतृत्व दे सकता है। ठीक है, तो उसका जो बिखराव है, उस वो समस्या है कि ये सारा एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इन सब को समेटते हुए कि ये तथ्य है कि जो राजनीतिक ताकतें हैं आज के दौर में जनता के पक्ष में राजनीति करने वाली, वो बिखराव का शिकार हैं। खेती किसानी पिछले लगभग 3 दहाई से बुरी तरह संकटग्रस्त है। अभी जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये अपनी मांगों में, यानी कि चाहे एमएसपी की मांग हो, चाहे तीनों कानूनों के वापस लिए जाने की मांग हो, इसमें अगर विजयी भी हो जाता है तो भी इसके संकट का कोई समाधान होने वाला नहीं है। और जिस तरह से सरकार का रवैया है वो साफ दिख रहा है कि सरकार कहीं से भी इन कानूनों को वापस लेने नहीं जा रही है। खेती किसानी में लगे हुए लोगों के इस आंदोलन को लगभग हर तबके से समर्थन मिल रहा है, हमदर्दी मिल रही है। ऐसे में इस आंदोलन की क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये सेफ्टी बॉल्व की तरह काम करेगा और खत्म हो जाएगा, या आज के इस आंदोलन से किसी नए राजनीतिक दिशा की संभावना की जा सकती है? निश्चित रूप से आंदोलन अभी जिस स्टेज में है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सिर्फ आने वाले संकट को टालने की कोशिश कर रहा है। उसका अभी जो इसकी मांगे हैं वो समाधान नहीं दे रही है, संकट को हल नहीं कर रही है, बल्कि संकट के तेज होने को रोकने की कोशिश है। लेकिन जनता, हम कहते हैं, आंदोलनों से ही सीखती है। ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष में जब लोग उतरते हैं और उसके नतीजों को मूल्यांकन करते हैं, राजनीति को देखते हैं, तो उससे सीखते हैं। तो निश्चित रूप से जो बहस इस आंदोलन ने देश भर में पैदा की है और खास तौर पर जो ये अधिनायकत्ववादी जो सत्ता है अभी और पूंजीपति वर्ग है, उसके खिलाफ जो माहौल पैदा किया है, निश्चित रूप से जनता इस आंदोलन से की समीक्षा करेगी, इससे सबक लेगी और वो इस बात को समझेगी कि आंदोलन को, संकट को सिर्फ टालने तक रहने के बजाय इसको हल करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी और ये सबक मेहनतकश जनता लेगी और इससे बहुत बड़ी संभावनाएं खुली हैं
और खास तौर पर जो बहुत बड़ा तबका दिल्ली के चारों तरफ खास तौर पे देखिए, जिसको हम पिछले कुछ सालों से देख रहे थे, जो सत्ता के साथ खास तौर पे उसकी सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक जातिगत पितृसत्तात्मक जो प्रतिक्रियावादी राजनीति है, उसके साथ बड़े पैमाने पर जो हिस्सा जुड़ गया था, जिसमें किसानों का एक हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पर उसके साथ था, उससे उसका मोहभंग हुआ है, उसको उसके साथ वो टूटा है। और निश्चित रूप से ये भविष्य में इससे ऐसी धाराएं पैदा होंगी जो इसका समाहार करते हुए इससे सही नतीजे निकालेंगी और उस दिशा में आंदोलनों के, संगठनों के खड़े होने की जमीन इससे तैयार होगी, ऐसा हमें उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई हमसे बात करने के लिए।